हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2017 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम द अर्न कंटेनिंग 30 ब्लैक बॉल्स एंड 20 वाइट बॉल्स। एक कलेक्शन ऑफ बॉल है जिसमें आपको 30 ब्लैक बॉल दिए हुए और 20 वाइट बॉल। आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले आपने वाइट बॉल पिक करी, उसके बाद आपने ब्लैक बॉल पिक करी, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि आपके पास 20 वाइट बॉल्स हैं तो उसको पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 20/50। जैसे ही आपने वाइट बॉल बाहर निकाली, अब इस अर्न में एक बॉल कम है, टोटल बॉल्स हैं 49। अब ब्लैक बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/49। टोटल प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई ब्लैक बॉल्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 12/49. Correct answer is 12/49. Option D is the correct answer. Next question, the square of standard deviation is called. वेरिएंस होता है, हमें मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन से हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं, और जो इसका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो वेरिएंस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tensor of rank n in 4-dimensional space has how many component? मोस्ट जनरल केस को सबसे पहले देखते हैं। अगर कोई टेंसर है जो डी डायमेंशनल स्पेस में हो और टेंसर का रैंक n हो, जो टोटल कंपोनेंट होंगे वो डी टू द पावर n होंगे। यहाँ पर हमें 4 डायमेंशनल स्पेस दिया हुआ है, टेंसर का रैंक n है, तो जो टोटल कंपोनेंट है 4 टू द पावर n। एक एड ऑन इंफॉर्मेशन, 4 डायमेंशनल स्पेस हम रिलेटिविटी में यूज करते हैं, हमें पता है एक्स वाई जेड और टी, ये जो 4 डायमेंशन होते हैं रिलेटिविटी में टाइम ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर जो एफ म्यू, ये एक टेंसर है जो 4 डायमेंशन में डिफाइंड होता है। तो इस टेंसर का रैंक कितना है? 2। टोटल 16 कंपोनेंट होते हैं, कभी देखेंगे इस तरीके से माइनस प्लस इस तरीके से एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है। एफ म्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर में टोटल 16 कंपोनेंट होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी फर्दर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियडिक फंक्शन है एफ ऑफ टी, हमें उस फोरियर सीरीज के साइन टर्म्स के कोफिशिएंट को पता करना है। मालूम है कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी अगर गिवन है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? a0/2 an sin n pi t अपॉन c प्लस bn cos n pi c अपॉन t अपॉन c। ये जो फंक्शन है की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, 0 से t/2 तक इसकी वैल्यू a के बाद 0। ग्राफिकल वैल्यू इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंप्लीट पीरियड है जो रिपीटेडली आगे रिपीट होता है। 0 से 2c तक इंटरवल हमें गिवन है, an हमें पता करना है। an का फॉर्मूला इस तरीके से गिवन होता है 1/c। याद रखना है यहाँ पर कि जो इंटरवल हमारा वो 0 से 2c तक है, t की वैल्यू हो जाएगी t/2 पर हमने पुट की हुई है। एफ ऑफ टी 0 से 2/2 तक इसकी वैल्यू a है, उसके बाद 0, तो नेक्स्ट टर्म होगा t/2 से t तक, वो ऑलरेडी इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, फाइनली आपको इस तरीके का आंसर मिलेगा। अब देखिए जो ये इंटीग्रल, जो ये भी समेशन है, जब भी n की वैल्यू आप ऑड रखेंगे, की वैल्यू ऑड रखते ही 1 की पावर कितना हो जाएगा? अगर n ऑड है तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 2, ये n की वैल्यू हो जाएगी 2a/n पाई। अगर n ऑड है तो, अगर n इवन है तो -1 टू द पावर n + 1 हो जाएगा, -1 क्योंकि माइनस सामने से, -1 + 1 0, इस कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी 0 फॉर इवन n। और जो ऑप्शन सी है 2a/πr फॉर ऑड r,
इस ऑप्शन में आपको n की जगह r गिवन है, बस कंफ्यूज करने के लिए कि जहाँ जहाँ आपने n डिफाइन किया हुआ है की जगह पर आप r रिप्लेस कर दें। करेक्ट आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पता करनी है। वो बोलते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देता है। रेसिप्रोकल लैटिस में जब भी आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो इसी फॉर्मूले से करते हैं। 3 वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर है, a1 आई कैप, बी है, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, इस तरीके से। तो ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरीके से डिफाइन होता है। तीनों ही वैल्यूज को आप पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, आई कंपोनेंट 2, के कंपोनेंट -3, के कंपोनेंट 7, 2 -3 7 तरीके से बी की तीनों कंपोनेंट और सी के तीनों कंपोनेंट। डिटर्मिनेंट को आप कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी 2 इंटू -2 -0, फिर -3 इंटू -1 0 प्लस 7 इंटू 1, सबको ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है कि आइगन वैल्यूज आपको पता करनी है। स्टैंडर्ड तरीका है a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करो, वहाँ से आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये बहुत लेंदी मेथड है। दूसरा तरीका क्या है इसका, आपको पता है अगर इसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसकी 3 आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डिफाइंड है, तीनों का ही सम क्या होगा? मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर। तीनों का ही प्रोडक्ट कितना होगा? लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, इन तीनों का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की वन है, इसके ट्रेस को देखिए, ट्रेस की वैल्यू है 2 + 3 + 2 की वैल्यू है 7। आपके ऑप्शन में आप देखिए, तीनों ही आइगन वैल्यूज को अगर ऐड करके आपको 7 मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये 1 + 1 3, ये इनकरेक्ट, +1 ऑप्शन डी में देखिए 4, ऑप्शन बी और सी दोनों को ऐड करके आपको 7 मिल रहा है। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तीनों ही जो आइगन वैल्यूज हैं का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब देखिए ऑप्शन बी, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 12 मिल रहा है, तो मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं। ऑप्शन सी 5 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ से आप इजीली बिना सॉल्व किए बस केवल डिटर्मिनेंट और ट्रेस कैलकुलेट करके आइगन वैल्यूज को, करेक्ट ऑप्शन को बता सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डिफाइंड है, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है टाइम डोमेन में, अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे आपको मिलेगा एफ ऑफ एस। का मतलब आप टाइम डोमेन से, जो आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, जो फंक्शन टी टाइम का, टी फंक्शन का वेरिएबल है, टी वेरिएबल का फंक्शन है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद जो फंक्शन होगा वो एस वेरिएबल का फंक्शन हो जाए। तो आप टी स्पेस से एस स्पेस में जा रहे हो, इसमें टी से। अब आपको एफ ऑफ टी की जगह पे क्या रखना है? e⁴ रखिए, और उसके बाद आपको इस तरीके का इंटीग्रल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप टी स्पेस से कहाँ पर जा रहे हैं? एस माइनस अल्फा, और जो एफ ऑफ एस लिखा था उसकी जगह पे एस माइनस अल्फा लिख देंगे। इसका मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴ एफ ऑफ टी, ये किसके बराबर होगा? फंक्शन जो एस स्पेस में फंक्शन है उसकी एस की जगह पे एस माइनस अल्फा रख देंगे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड एट इन्फिनिटी। नॉर्मल पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना बहुत बहुत बार हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट पे पूछा हुआ है। एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है का इनफाइनाइट पे अगर आप रेजिड्यू निकालें और प्लस यानी भी पॉइंट पे वो एनालिटिक है वहाँ पर उसका रेजिड्यू निकालें, सबका समीशन क्या होना चाहिए? 0। मतलब समीशन ऑफ ऑल रेजिड्यू इज इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग इनफाइनाइट।
तो अगर आपको इनफाइनाइट पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस टाइम्स रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन। किसी फंक्शन के रेजिड्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। सबसे इजी मेथड है, उस फंक्शन को आप लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर दीजिए। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। कुछ नहीं किया, बस जेड क्यूब को तीनों में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z होता है आपको क्या बताता है, रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ जो 1/z रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन को बिना कैलकुलेशन के आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन से पता कर सकते हैं। तो जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का जो रेजिड्यू है वो कितना है, एफ ऑफ जेड। और जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, माइनस टाइम्स जो भी रेजिड्यू आपको है। एफ ऑफ जो 1/z का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -1। तो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज माइनस रेजिड्यू ऑफ एफ जेड किसके इक्वल होगा, रेजिड्यू ऑफ दैट फंक्शन एट जेड माइनस टाइम्स -1 इक्वल्स टू +1। तो रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट इनफाइनाइट की वैल्यू होगी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर दे रखे और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है, हमें मालूम है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे गिवन रहता है, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट ले लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए इस वेक्टर में दो वेक्टर है, ए का है 1/3, जे का 0, के का -1। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी 2i कैप ए कैप प्लस 6k कैप। बस इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आप निकाल देंगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 41 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है और डैगर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। विदाउट सॉल्व किए भी आप इस मैट्रिक्स को बता सकते हो। ऑप्शन बी में जो मैट्रिक्स गिवन है ये एक पॉलीमेट्रिक्स है सिग्मा वाई। क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी इसकी सहायता से हम किससे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंट। तो ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, हर्मिशियन। तो जो पॉलीमेट्रिक्स भी होती हैं, जो तीनों ही क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो विदाउट सॉल्व किए भी आप सही आंसर प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ऑप्शन बी। अगर आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हैं इस तरीके से होगा, वो मैट्रिक्स दी हुई है 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, रो को कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, फिर जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दीजिए, आयोटा को आयोटा से, आयोटा को माइनस आयोटा से। आप देखेंगे वो सेम मैट्रिक्स दोबारा मिल गई। क्या मतलब, ए ऑफ ए डैगर इक्वल्स टू ए, ये है ए डैगर, ये है ए, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ऑप्शन बी द हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। कोई जनरल फॉर्म अगर इस फॉर्म में है तो इस इक्वेशन में जो ये 2x है ये है p ऑफ x। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e टू द पावर p dx। तरीके से निकालते हैं, p की वैल्यू 2x dx रख के स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इस तरीके से x dx, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। मिलेगा आपको वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट, इसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इक्वल्स टू 0।
तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सर्कल की मेनली दो इक्वेशन होती हैं, एक ये जो आप यूजुअली पढ़ते हैं, इसमें आर रेडियस होता है, ए और बी सेंटर बताता है जहाँ पर वो सर्कल है। दूसरी इक्वेशन इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा जाता है जो जनरल इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट, ये सी कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। इसमें माइनस जी और माइनस एफ क्या बताता है, सेंटर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस इसमें एफ की वैल्यू है 1 की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 0, और जो सी है वो वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो डिफाइंड नहीं है, ये जो कांस्टेंट है हमारे इक्वेशन में, ये सी कुछ भी हो सकता है। तो जब सी चेंज होते रहेगा तो रेडियस भी चेंज होती रहेगी, इसलिए जो सोल्यूशन है सर्कल विद डिफरेंट रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ सर्कल विद डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इंटीग्रल थ्योरम पे है। वो सबसे पहले एक इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, और जो क्लोज्ड इंटीग्रल है वो किस पे डिफाइंड है, सर्कल जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर, आर होता है रेडियस, जेड नॉट सेंटर। इसको यहाँ कंपेयर करेंगे, मॉड ऑफ जेड प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1, तो पता चलेगा जो भी सर्कल है उसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, उसका सेंटर कहाँ पर है -3 आयोटा, क्योंकि जेड जेड नॉट की वैल्यू होगी -3 आयोटा। यहाँ पर 3 आयोटा पे आप इस तरीके से एक यूनिट का सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, रेजिड्यू निकालना है आपको एफ ऑफ जेड का, इस इंटीग्रल को निकालने के लिए 2 पाई आयोटा टाइम्स जेड की वैल्यू क्या है -3 आयोटा, ठीक है। -3 आयोटा पे आपको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, क्या होता है फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे, जेड माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ जेड, इस तरीके से आप रेजिड्यू निकालते हैं, 2 पाई आयोटा टाइम्स जेड -3 आयोटा तो +3 आयोटा, एफ ऑफ जेड है e⁻ आयोटा जेड ऑन जेड +3 आयोटा, और ये कहाँ पर डिफाइन है, जेड इक्वल्स टू ए पे एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखते हैं, कट जाएगा, जेड की जगह पे आपको रखना e⁻ आयोटा जेड की जगह -3 आयोटा 2 पाई आयोटा, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2 पाई आयोटा टाइम्स e⁻3, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन है आपको ट्रांसडेंटल इक्वेशन दी हुई है, और आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट हैं, नो रियल रूट, 1 रूट, 2 रूट, इनफाइनाइट रियल रूट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है। इस तरीके से आपको इक्वेशन दी, क्या करें, इक्वेशन को इस तरीके से लिखिए, y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.5। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नॉर्मल, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, और ये जो ग्राफ बनाया हुआ पैराबोलिक ग्राफ, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इसका सोल्यूशन पता करना है, यहाँ पर ये दोनों जो कर्व हैं इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही इस इक्वेशन के सोल्यूशन पॉसिबल है। अब देखेंगे ये जो कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दो जगह पे पॉइंट पे कट करेंगे, इक्वेशन के 2 रियल रूट पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का है। ग्रुप क्या होता है, एक सेट ऑफ एलिमेंट, और ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन को बताता है। तो एक ग्रुप है
इसके किसी दो एलिमेंट के बीच का जो ऑपरेशन है उस तरीके से डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस वन। किसी भी ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और एक इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। इनवर्स हमें पता करना है, इनवर्स ऑफ दिस ग्रुप, इनवर्स एलिमेंट ग्रुप का क्या होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या खासियत होती है, अगर कोई एलिमेंट ए है उसमें आप आइडेंटिटी, उसे आप आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा। तो अगर ए को आप ई अप्लाई करेंगे ग्रुप के हिसाब से आपको क्या क्या मिलना चाहिए, ए प्लस ई माइनस वन। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर। क्यों, ए को आप आइडेंटिटी एलिमेंट पे अप्लाई करें आपको क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट। और इन दोनों के बीच में रिलेशन ग्रुप के हिसाब से क्या है, ए प्लस ई माइनस वन। यहाँ से आप ये बता सकते हैं तो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट, इस सेट ऑफ एलिमेंट इस ग्रुप का क्या है, वन। दूसरा, आपको ए का इन्वर्स निकालना है, इस ए एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट। अगर आप इसको आई मान लीजिए इन्वर्स एलिमेंट है, ए को इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आपको पता है इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, वन। ए प्लस का ये आई है इनवर्स एलिमेंट, माइनस वन इक्वल्स टू प्लस वन, एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस ए। तो जो इस ग्रुप का जो इनवर्स एलिमेंट है इट इज टू, सॉरी टू माइनस ए, इक्वल टू इस साइड जाएगा तो इट विल बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगेकुटा मेथड इज यूज्ड फॉर। रंगेकुटा मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट करती है। तो मैं चारों ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन फंक्शन में यूज होती है मैंने चारों लिखी हुई है। पहली वाली जो इक्वेशन है ये बताती है लेग्वेर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ये हर्माइट इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन लीजेंड्री पॉलिनोमियल लीजेंड्री इक्वेशन, चौथी वाली इक्वेशन है ये बसल्स इक्वेशन। चारों को ही आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए माइनस हाफ एक्स, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए माइनस हाफ एक्स, तो ये जो बसल फंक्शन की वैल्यू माइनस हाफ के लिए इस तरीके से गिवन होती है, और जो ये ऑप्शन है ये जे प्लस हाफ, ये जो ए माइनस से, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल पी एन माइनस म्यू, पर एक्स की जगह पे वेरिएबल को म्यू रखा हुआ है, बस इतना अंतर है। सबसे पहले लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है और ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल होता है, उसे इस फॉर्मूले से गिवन होता है। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है जब भी एन की वैल्यू जीरो होती है या इवन 0 2 4 6, ये जो फंक्शन होता है ये इवन फंक्शन होता है। लीजेंडर पॉलिनोमियल इज इवन फंक्शन फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन, सेम ऑड फंक्शन होता है फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन, 1 3 5 7। तो ये जितने भी लीजेंडर पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फिफ्थ सेवंथ ऑर्डर ये कितने होते हैं, ये ऑड फंक्शन। तो जो कौन सा रिलेशन होता है, मान लीजिए पी एन माइनस एक्स, अगर एन की वैल्यू इवन है, माइनस वन टू द पावर इवन पावर क्या होगी, प्लस वन, पी एन माइनस एक्स इक्वल्स टू पी एन एक्स, का मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन। माइनस वन टू द पावर अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस वन टू द पावर पी एन माइनस इक्वल्स टू माइनस पी एन एक्स, ये क्या बताता है, ऑड फंक्शन। तो जो ये ऑप्शन बी है करेक्ट रिलेशन है, तो ये शो करता है इवन जो वैल्यूज होती है एन की, तो आपका पॉलिनोमियल इवन फंक्शन होता है। अगर ऑड वैल्यूज हैं तो पॉलिनोमियल जो लीजेंडरी पॉलिनोमियल है वो ऑड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको एक स्फीयर दिया हुआ रेडियस आर का जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और आपसे पूछा हुआ है कि उस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है का जो वैल्यू होता है दैट इज 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक चीज आप नोट करेंगे, आपको ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब सीजीएस यूनिट में दिए हुए हैं। सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसलिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये ओमिटेड है पूरे ऑप्शंस में। फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का वो है एप्सिलॉन नॉट/2 ई स्क्वायर डी टू ऑल स्पेस। इस इंटीग्रल को आपको परफॉर्म करना होता है। इनसाइड वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड वैल्यू है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस इंटीग्रल को अगर आप होल स्पेस में सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर। सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉइंटिंग वेक्टर। अ करंट a constant current I is flowing through a cylindrical conductor. The direction of pointing vector is, डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में आपसे पूछा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें आपने एक बैटरी अप्लाई करी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब कभी भी कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, सर्कुलरली उसको क्लोज करती हैं उस कंडक्टर को। अब क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इस तरीके से टेंजेंशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच। तो दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आपको पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। तो जो करेक्ट आंसर है, जो पॉइंटिंग वेक्टर है इस केस में, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, माइनस आर कैप डायरेक्शन। एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से कोई आपके पास सिलेंडर है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है पॉइंटिंग वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऊपर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो पॉइंटिंग वेक्टर, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट ऑप्शन जो ये है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस वेक्टर से आपको दिया जाता है। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस तरीके से तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो ई क्रॉस एच, अगर आप ई क्रॉस एच की वैल्यू निकालोगे, जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर ही बोलते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होती है और प्रोपोगेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, दोनों क्या होती है, सेम डायरेक्शन में। इसीलिए जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी प्रोपोगेट होती है। तो पॉइंटिंग वेक्टर वो एनर्जी फ्लक्स के बारे में आपको जानकारी देता है। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ई क्रॉस एच, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द फील्ड ऑफ अ स्फीयर फॉल्स ऑफ लाइक 1/r²। एक स्फीयर है और उसका जब आर से ज़्यादा की रेडियस से ज़्यादा दूरी पर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के रूप में डिक्रीज होता है। फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लाइन, जब आपके पास कोई सिलेंड्रिकल लाइन होती है, इसका फील्ड आपने देखा होगा λ/2πε0r 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है। आपसे पूछा है व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन।
आपको पता है इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। का मतलब इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो एक समान रहता है, उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रहेगी, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगी, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन रहेगी। और ये जो प्लेन है ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक क्वेश्चन और भी पूछा सकता है कि यदि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है, तो आपने देखा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम इनफाइनाइट प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्म में, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जितने भी जैसे पॉइंट चार्ज, डाइपोल, स्फेरिकल सेल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, डज नॉट फॉल एट ऑल, तो वो किसी भी तरीके से दूरी के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्लोज सरफेस, क्लोज रियल और इमेजिनरी सरफेस, एनी क्लोज सरफेस रियल और इमेजिनरी में बी कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। हमें पता है जब भी हम गॉस लॉ में इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करें, या फिर जब मेटल के केस में हम रियल सरफेस को भी कंसिडर करते हैं, सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और आपसे उसकी फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पूछा हुआ है, इफ द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिड नॉट वेरी एज 1/r², द टोटल फ्लक्स ओवर द सरफेस इनक्लोजिंग इट वुड बी। एक पॉइंट चार्ज है तो एक सरफेस इनक्लोज कर रही है और आपको पूछा हुआ टोटल फ्लक्स कितना होगा यदि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल ना हो। पहले हम ये कंसिडर करते हैं जो जो जनरल केस होता है पॉइंट चार्ज के लिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई इस तरीके दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 1/r² होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू सेम रहेगी। फ्लक्स होता है डी डॉट एन डी एस, डी की जगह पे आपने रखा Q/4πr², क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाता है, और जो ds की वैल्यू स्फेरिकल सरफेस में 4πr², ये 4πr² कट जाता है तो आपके पास बचा चार्ज। अब मान लीजिए अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये 1/r² या कूलम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मान लीजिए 1/r³ है, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे आपको केवल QF नहीं मिलेगा, वहाँ पर एक रेडियल डिपेंडेंस टर्म मिलेगी। इसका मतलब ये जो गॉस लॉ आपने कंडीशन पढ़ी हुई होगी तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास क्या है, कूलम्स लॉ वैलिड हो। तो जो सेकंड ऑप्शन है कि जो फ्लक्स है वो जो चार्ज इनक्लोज के बराबर नहीं होगा, वहां पर एक रेडियल डिपेंडेंट टर्म जरूर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू द चार्ज। का मतलब जो टोटल फ्लक्स है चार्ज इनक्लोज के बराबर नहीं होगा यदि आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 1/r² के रूप में वेरी नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डेल डॉट डी, ये किसके बराबर होता है, चार्ज डेंसिटी के बराबर, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के बराबर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैग्नेटिक चार्ज तो यहाँ पर इंक्लूड होता ही नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार्ज फ्री स्पेस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू, पॉइजन्स इक्वेशन हमें पता है, डेल स्क्वायर वी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ऑलरेडी बोला हुआ है चार्ज फ्री स्पेस है, चार्ज फ्री स्पेस के लिए क्या कंडीशन होती है, रो इक्वल्स टू 0। तो जो पॉइजन्स इक्वेशन होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैप्लेस इक्वेशन में। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज फ्री स्पेस में डेल स्क्वायर वी की वैल्यू 0, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम है N2 और N1, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इंटरफेस। यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटिन्यूटी कंडीशन के बारे में पूछा, बाउंड्री कंडीशन के बारे में। दो कंपोनेंट होते हैं,
एक तो पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, यदि बाउंड्री पर चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इन दोनों में डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इस तरीके से E2 परपेंडिकुलर माइनस E1 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। का मतलब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, और जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इंटरफेस इज कंटिन्यूस, और परपेंडिकुलर वाला डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोट्रोपिक मीडिया electric field and displacement D vector may be in different direction, then what will be nature of permittivity? In an anisotropic, तो ध्यान दीजिए ये अनआइसोट्रोपिक मीडिया के बारे में आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले आइसोट्रोपिक मीडिया हमें पता है, आइसोट्रोपिक मीडिया क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टाइम्स E। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। आइसोट्रोपिक मीडिया में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अनआइसोट्रोपिक मीडिया में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, क्योंकि और जो परमिटिविटी है एक टेंसर कंपोनेंट होता है। तो ऑप्शन जो होता है ही इज द करेक्ट आंसर। और इस परमिटिविटी टेंसर को किस तरीके से दर्शाया जाता है, इस मैट्रिक्स फॉर्म में। ये एक सिमेट्रिक टेंसर है ऑफ रैंक 2। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिमेट्रिक जो परमिटिविटी टेंसर है का नेचर के बारे में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनआइसोट्रोपिक मीडिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, टेंसर के थ्रू। और वो टेंसर क्या होता है, परमिटिविटी टेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए होमोजेनियस मीडियम द ड्रिफ्ट वेलोसिटी of particle is related to electric field by a constant that is known as mobility. Vd equals to mu times E. mu क्या होता है, mobility. Option A is the correct answer. Next, the ratio of voltage generated in one circuit by the rate change of current. Rate change of current मतलब Di by dt, और ये voltage generated that is induced EMF। हमें पता है induced EMF का एक्सप्रेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 di by dt। di by dt अपना रेट चेंज ऑफ करंट, और ये वोल्टेज, इन दोनों का ही रेशियो क्या हो जाएगा, di by dt। ये आपको देगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इम्पीडेंस ये वाला गलत है, रेजिस्टेंस भी गलत है, कैपेसिटेंस भी गलत। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेल डॉट डी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो भी हो सकता है लेकिन नॉट ऑलवेज जीरो। डेल डॉट बी इक्वल्स टू रो, ये इनकरेक्ट है। डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता तो ये भी गलत है। डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये याद रखना, ये जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं ये CGS यूनिट में। तो ऑप्शन इज करेक्ट। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो एफ, इसलिए इनकरेक्ट है। और स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है कि चार्ज फ्री स्पेस है या नहीं है। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो एफ होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डेंसिटी एस, जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, पावर डेंसिटी एस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो। आपसे सिंपल पूछा हुआ है पॉइंटिंग वेक्टर का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं ई क्रॉस एच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पावर डेंसिटी भी बोलते हैं, याद रखना हमेशा, क्योंकि जो टोटल पावर होती है दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर को आप अगर उसका फ्लक्स निकाल दो एस डॉट एन डी एस, आपको क्या बताता है, टोटल पावर रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पावर पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं पावर डेंसिटी। पावर, और ये जो डी एस जो है ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, और ये है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर का अगर आप किसी क्लोज सरफेस पे क्या करें, सरफेस इंटीग्रेशन करें, तो आपको टोटल पावर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एमिटेड है वो आपको
पता चल जाएगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर को पावर डेंसिटी भी बोला जाता है, कि पावर, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये आपको बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। इसका करेक्ट ऑफ जो एक्सप्रेशन है दैट इज ई क्रॉस एच। नेक्स्ट, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, इसको दे रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ गिवन बिलो, फाइंड द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको पता होगा जो वेव इक्वेशन होती है वो इस तरीके से दिया होता है, 1/c² डबल डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डेल स्क्वायर लैप्लेशियन ऑपरेटर टाइम, मतलब जो डी एलम्बर्टियन ऑपरेटर होता है अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सी है स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू होती है 1/√0 अब इस फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए डेल स्क्वायर ये अपॉन डेल टी स्क्वायर को मैं इक्वल टू के साइन ले गया, तो यहाँ पर c² इस फॉर्म। अब आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी है, यहाँ पर अंतर केवल, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। ऑप्शन ई इसलिए इनकरेक्ट है, देखो यहाँ पर जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, अगर आपके कोई पोलराइज्ड आपको ईएम वेव दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जो वाइब्रेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब आपको चूज करना ऑप्शन ए और बी में। अब ध्यान से समझिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। मान लीजिए एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, कैसे पता चलेगा? इसके फेज से, ए एक्स माइनस ओमेगा टी, ये बताता है कि आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये जो वेक्टर कंपोनेंट है ई वाई जे कैप, ये बताता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है दैट इज अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए वो जेड डायरेक्शन में है। अब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन। तो जो डेल अपॉन डेल एक्स, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स, ये बताता है कि आपका जो वेव का प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? हमारी वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोगेशन वाई डायरेक्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एक्स डायरेक्शन में है, और उसका डेरिवेटिव भी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेव का प्रोपोगेशन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो दोनों आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो मैंने वेव लिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वाई सही है, और जो नॉर्मल जो वेव है दैट इज अलोंग डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ट्रिकी क्वेश्चन था जो हम यूजुअली मिस कर देते हैं जब हम मैक्सवेल इक्वेशन को या वेव इक्वेशन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, अंडर रूट 6/5 करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर क्वाड्रुपोल वेरीज एज। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में, अगर कोई चार्ज आपको सिंगल चार्ज दिया हो तो उसको बोलते हैं मोनोपोल। तो सेपरेट चार्ज हैं, डाइपोल, मोनोपोल हो गया, ये डाइपोल, और ये क्वाड्रुपोल। मोनोपोल में जो पोटेंशियल होता है वो 1/r, डाइपोल में 1/r², क्वाड्रुपोल में 1/r³। इस तरीके से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट एक पावर बढ़ जाती है, 1/r² मोनोपोल में, डाइपोल में 1/r³, और क्वाड्रुपोल में 1/r⁴। फिर कैसे पता चलेगा कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोल है, डाइपोल है, क्वाड्रुपोल है? आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का देखिए, अगर टोटल चार्ज जीरो नहीं है, टोटल चार्ज जीरो नहीं है, इसका मतलब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिहेव करेगा? मोनोपोल की तरह। अगर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल चार्ज जीरो हो गया, टोटल जैसे मान लीजिए डाइपोल में होता है -q + q, टोटल चार्ज कितना है? जीरो, लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? डाइपोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्वाड्रुपोल क्या केस आता है? अगर सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है, डाइपोल मोमेंट भी जीरो है,
क्वाड्रुपल मोमेंट जीरो नहीं है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्वाड्रुपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अ वर्टिकल वायर कैरीज ए करंट आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में होगा तो रेडियली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब देखिए एक प्रोटॉन आ रहा है, बीम ऑफ प्रोटॉन उस वायर की तरफ आ रही है। अब देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या होता है, Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर प्रोटॉन, क्योंकि Q क्या है, पॉजिटिव। तो जितनी भी वेव आएंगी, मतलब जो प्रोटॉन की जो बीम है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन पर फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी डिफ्लेक्टेड इन डाउनवर्ड्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर लॉ और टाइम वेरिंग करंट इज। को पता है एम्पियर लॉ क्या होता है, एल क्रॉस बी इक्वल्स टू यू नॉट जे प्लस यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल ई अपॉन एल टी। जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसकी वैल्यू होती है डी। करेक्ट, ए इज करेक्ट। ये टाइम वेरिंग के लिए ये वाला, ये भी एम्पियर लॉ है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जब आपका करंट टाइम वेरिंग ना हो, स्टैटिक मैग्नेटिक करंट के केस में। तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें एप्सिलॉन नॉट मिसिंग है, ये इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है। तो ये जो ऑप्शन बी और डी, ये है टाइम इंडिपेंडेंट जब करंट होता है तब मैग्नेट जो एम्पियर लॉ होता है। जो ऑप्शन ए है तब एप्लीकेबल होता है जब टाइम जो करंट है टाइम के साथ वेरी कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और आपसे पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अभी ऊपर मैंने डिस्कस आपको किया था कि कोई भी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इनसाइड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरीके से ग्राफ होता है। अगर रेडियस आर से कम दूरी में, ये आर मतलब मान लीजिए कैपिटल आर इसकी रेडियस है, अगर आपकी दूरी सेंटर से आर से कम है तो लीनियर वेरिएशन, उसके बाद 1 अपॉन आर स्क्वायर वेरिएशन। इंक्रीजेज विद आर फॉर आर लेस देन आर, ये सही है। डिक्रीजेज विद आर 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए था, ये ऑप्शन गलत है। मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू 0, ये भी गलत है। डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस नहीं होता। स्लोप डिसकंटिन्यूस। ये क्वांटम मैकेनिक्स सेक्शन शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू, जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन था पार्टिकल के लिए, दैट इज वेव पैकेट। क्योंकि ये वेव पैकेट का जो कंसेप्ट होता है, इट इज कंसिस्टेंट विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसलिए किसी भी पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव पैकेट से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पूछा हुआ है द फ्री पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्री पार्टिकल मूव कर रहा है। लीनियर मोमेंटम गिवन है p, द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड इन लेंथ l। ई में जो दिया हुआ है वो ये ऑप्शन है, लेकिन जो 1 अपॉन रूट एल जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है एक, देखिए ये ऑप्शन इसलिए, जो फ्री पार्टिकल का जो होता है दैट इज e टू द पावर आयोटा ax तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच कट, पी अपॉन एच कट एक्स। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि आई पी अपॉन एच एक्स, ये ऑप्शन तो गलत है। सिमिलरली ये भी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये ऑप्शन तो
मोस्ट करेक्ट आंसर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेबल नहीं है, नॉर्मलाइज्ड है ये वेव फंक्शन, लेकिन एल लेंथ में नहीं है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक 2 फैक्टर जरूर आना चाहिए, तब ये हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 1D बॉक्स में भी सेम पार्टिकल, क्योंकि जीरो से ए के बीच में पार्टिकल क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, ऑलमोस्ट फ्री पार्टिकल होता है। तो जो वेव फंक्शन भी इसी फॉर्म में होता है पार्टिकल, बस उसमें एक ये है कि ये नॉर्मलाइज नहीं है बस। ऑप्शन ए ई के अनुसार करेक्ट है, बाकी 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमें मालूम है, टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर जो हैमिल्टोनियन को हम किस तरीके से लिखते हैं, आई एच कट डेल अपॉन डेल टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द टोटल डीजेनरेसी ऑफ स्टेट ऑफ स्पेसिफाइड एल एंड एम एल। आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल गिवन है, एम एल भी गिवन है, और आपसे डीजेनरेसी के बारे में पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे के लिए स्पेसिफाइड डायग्राम बनाया हुआ है। ये है एस स्टेट के लिए एल इजिकल टू 0, ये पी स्टेट के लिए एल इजिकल टू 1, ये डी स्टेट के लिए। स्पिन हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितनी स्टेट है, एक स्टेट। यहाँ पर 1 2 3, वैसे एल इजिकल टू 2 के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट ऐसी हैं इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, बट वेव फंक्शन सबका क्या है, अलग अलग। अगर आप स्पिन इंट्रोड्यूस करेंगे तब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर अप डाउन। सिमिलरली ऐसे ही हर बॉक्स के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं विथ सेम एनर्जी और डिफरेंट वेव फंक्शन, वहाँ पर डीजेनरेसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल डीजेनरेसी क्या है इस 2l + 1, यहाँ पर हमने स्पिन कंसिडर नहीं किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन ऑपरेटर। आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। कभी भी पता करना हो तो मालूम है क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी वेरिएबल हैं क्या है अपने आप में हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। जो 2 इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ते हैं, दोनों ही क्या है, हर्मिशियन। अब देखिए ये यहाँ पर आयोटा मिसिंग है इसलिए हर्मिशियन नहीं है, यहाँ पर भी आयोटा मिसिंग है इसलिए हर्मिशियन नहीं है, ये भी हर्मिशियन नहीं। ये जो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है दैट इज आई एल अपॉन एल टी, कॉन्स्टेंट, उसको अगर आप हटा भी देंगे तो उससे उस ऑपरेटर के हर्मिटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ऑप्शन 4 है, आई डेल अपॉन डेल टी इज हर्मिशियन। कम्यूटेटर एक्स पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अगर कोई भी जनरल फॉर्मूला इसका होता है, अगर कोई एक ऑपरेटर ए है दूसरा ऑपरेटर बी है, आपको कम्यूटेटर की वैल्यू निकालनी है ए बी टू द पावर एन, इस तरीके से आपको कम्यूटेटर की वैल्यू निकालनी है। हमारे क्वेश्चन में ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है पी एक्स, एन की वैल्यू 2। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज एन टाइम्स कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए बी टाइम्स बी की पावर एन माइनस 1। एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन से ऐड 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2, एक्स और पी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है की वैल्यू होती है आई एच कट ई एन माइनस 1, तो 2 - 1 1, 2 इंटू आई एच कट एक्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम विद ऑब्जर्व्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एक सिस्टम है जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको ऑलरेडी मालूम है, आपने एक और आपको एक हैमिल्टोनियन भी पता है उस सिस्टम का। एक ट्रायल वेव फंक्शन लिया है नॉर्मलाइज, आपसे पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन वेरिएशनल प्रिंसिपल से है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें अगर आपको हैमिल्टोनियन पता है और एक गैस यूज करते हैं हम वेव फंक्शन का, तो हम अपर बाउंड
निकाल सकते हैं उस स्टेट के एनर्जी लेवल पे। तो जो ये 5 स्टार एच साई ईटो, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हमेशा क्या होगा, जो उस सिस्टम की एक्चुअल में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी उससे ज़्यादा ही आपको वैल्यू निकाल के देगा। ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेटर डिटर्मिनेंट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब। स्लेटर डिटर्मिनेंट है, एटॉमिक फिजिक्स में कई बार हम पढ़ते हैं। जो फर्मियंस का जो टोटल वेव फंक्शन, अगर कोई सिस्टम ऑफ फर्मियन हमें दिया हुआ है, तो अगर आपको वेव फंक्शन आपको पता करना है केवल फर्मियन के केस में, तब हम इस स्लेटर डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। सिमेट्रिक आइगन फंक्शन जो वेव फंक्शन होते हैं फर्मियोनिक सिस्टम के, तो उसको निकालने के लिए हम स्लेटर डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्कैटरिंग ऑन हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो एक हार्ड स्फीयर है, रेडियस आर, स्कैटरिंग का क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पूछा हुआ है। हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग जो टोटल जो क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। अब आपको डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें क्लासिकल बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इसका। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू होती है इज पाई आर स्क्वायर। अगर आपको टोटल निकालना है तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये निकालना है। मान लो इसको ए मैंने बोला और डी ओमेगा, ए की वैल्यू आपको पता करनी है, आपको इंटीग्रल की वैल्यू पता है पाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड एंगल को अगर आप इंटीग्रेट करें 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ये 4 सॉलिड एंगल का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज 4 पाई, नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू। और ए यहाँ पर अभी हमने देखा था ए क्या है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो दूसरे तरीके से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम में। आर स्क्वायर अपॉन 4 द करेक्ट आंसर। स्क्वायर अपॉन प्लेन गॉर्डन इक्वेशन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पता है प्लेन गॉर्डन इक्वेशन का यूज हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, और किसी भी रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन होता है। एनर्जी ऑपरेटर की जगह पे आई एच कट अपॉन डेल टी रख दो, मोमेंटम ऑपरेटर की जगह पे माइनस आई एच कट डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर जो भी आप इसको रखोगे फॉर्म में, आपको प्लेन गॉर्डन इक्वेशन मिल जाएगी। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू एच स्क्वायर इसको बोला हुआ है। क्या हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए जो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इस पूरे क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, स्क्वायर। हम बोल सकते हैं स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल बस क्लीन गॉर्डन इक्वेशन पूछा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट पूछा हुआ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, अच्छा हमें एल वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस एक्स पी जेड जेड पी एक्स। हमें बताया मोमेंटम ऑपरेटर है दैट इज माइनस आई एच कट टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स कंपोनेंट के लिए सेम डेल अपॉन डेल जेड जेड कंपोनेंट के लिए। रखेंगे यहाँ पर माइनस आई एच कट कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस आई एच कट आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा जेड पी एक्स की जगह पे डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई एच कट हमने दोनों जगह से क्या ले लिया, कॉमन, डेल अपॉन
LZ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था. एक्स और पी एक्स के बीच में कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन सही है? एक्स पी एक्स स्क्वायर जीरो गलत, पी एक्स स्क्वायर आई एच कट गलत, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच कट होता है. यहाँ पर स्क्वायर है. स्क्वायर के लिए ऊपर हमने कैलकुलेट किया था टू आई एच कट पी एक्स. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पॉलीमेट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है. पहले तो पॉलीमेट्रिक्स क्या क्या है? पॉलीमेट्रिक्स होती है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की जो फॉर्म इस तरीके से है. तीनों की क्या प्रॉपर्टी है? सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा जेड स्क्वायर. तीनों का ही वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तीनों ही मैट्रिक्स को अगर आप स्क्वायर निकालें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी. दूसरा ये जितने भी मैट्रिक्स हैं ये कम्यूट नहीं करती, इनका एंटी कम्यूटेटर जीरो होता है. तब इनमें ये वाला सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हम एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखते हैं. की वैल्यू क्या होती है? जीरो. ठीक है. ऑप्शन सी करेक्ट है. बाकी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था ये है अगर ये इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कम्यूटेटर दोनों ब्रैकेट का जीरो है जो पॉसिबल नहीं होता. सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ पर आयोटा टाइम सिग्मा जेड होता है तो यहाँ पर आयोटा मिसिंग है. ठीक है. और यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जो यहाँ पर कम्यूटेटर ब्रैकेट है पर भी आयोटा मिसिंग यहाँ पर होता है टू आयोटा सिग्मा जेड. ये ऑप्शन भी करेक्ट. इन चारों ऑप्शन के जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमेशा याद रखना एग्जाम में हर बार पूछा जाता है. ये है सिग्मा आयोटा सिग्मा जेड सिग्मा आयोटा आई सिग्मा जेड का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है दैट इज टू आयोटा टाइम्स तरीके से दिया जाता है सिग्मा के. और जो तीनों ही मैट्रिक्स हैं वो कम्यूटेटर रूल को फॉलो करते हैं. स्टर्न गर्लग एक्सपेरिमेंट जिससे हमें पता मालूम चला था कि इंट्रिंसिक स्पिन पोलर मोमेंटम पार्टिकल्स क्या करते हैं? कैरी करते हैं. पूछा गया कि कौन से मैग्नेटिक फील्ड का जो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड. क्यों आपने देखा होगा जो मे भी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एटम है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं. कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है. इसलिए हमें इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है ताकि डिफरेंट डाइपोल पे फोर्स लगे और वो जो हमारे डिफरेंट एटम है उनको बीम को स्प्लिट कर सके. टोटल नंबर ऑफ स्पॉट कितने रहेंगे हमेशा स्क्रीन पे हमेशा याद रखना स्टर्न गर्लग एक्सपेरिमेंट में 2J+1. इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. J इज टोटल एंगुलर मोमेंटम नॉट स्पिन एंगुलर मोमेंटम. जो भी एटम है उसका जो K वैल्यू है 2J+1 स्पॉट रहेंगे स्क्रीन पर आप स्टर्न गर्लग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. तो सिल्वर एटम के लिए K की वैल्यू क्योंकि L की वैल्यू हाफ थी तो J की वैल्यू हाफ होती है तो 2J+1 आपको 2 स्पॉट मिलते हैं. कि J की वैल्यू न्यूट्रल सिल्वर एटम के लिए कितनी थी? हाफ. फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इन ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हार्मोनिक ऑसिलेटर आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट. क्लासिकल लिमिट क्या होती है? जहाँ पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों क्या हो जाए? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए. जो रेड वाला एरिया है इसको बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन. इसमें पार्टिकल की जो बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी 0.84 होती है. और जो ये ब्लू शेडेड रीजन है वो बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन. और ग्राउंड स्टेट में क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0.16 या फिर अगर परसेंटेज फॉर्म में दैट इज 16%. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसको मेमोराइज करिए बहुत एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी द आइगन वैल्यू obtained by the equation of Hamiltonian operator on wave function. Hamiltonian operator जब आप अप्लाई करते हैं psi इक्वल्स टू ई साई. ठीक है. वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट है तो उस केस में जो टोटल हैमिल्टोनियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी दोनों का सम होता है. काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी. यही पूछा हुआ है जो हैमिल्टोनियन है वो आपको क्या
किस चीज़ की वैल्यू देता है, दैट इज टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं होता, तो टोटल एनर्जी के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन होता है 1D बॉक्स में द मैक्सिमम प्रोबेबल पोजीशन, इस पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वेव फंक्शन को आप, जो मैंने यहाँ पर वेव फंक्शन 1D बॉक्स में वेव फंक्शन आपने ड्रॉ किया होगा, इस तरीके से होता है ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तरीके से फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको इसका प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करना है, तो इनका स्क्वायर साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर इसको ड्रॉ कर दिए। कहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर L/2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर पूछा जाए सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/4 L/4 दोनों ही पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑप्शन सी ग्राउंड स्टेट के लिए A/2, x इक्वल टू A/2 पर पार्टिकल के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर पूछा हुआ है, डिस्टेंस के बारे में, एवरेज डिस्टेंस के बारे में हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में। जनरल फॉर्मूला है A0/2 3n स्क्वायर माइनस L इंटू L+1। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन एनी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ग्राउंड स्टेट होती है 1s के लिए, n की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 0। तो यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा PA0 बाई, क्योंकि L की वैल्यू क्या है 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप 10⁻⁻14 मीटर, अनसर्टेनिटी इन ऑब्जर्विंग द पोजिशन। जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को आइडिया देता है कि मिनिमम कौन सी दूर, किस दूरी तक आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उस माइक्रोस्कोप से पता कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है 10⁻⁻14 मीटर तक माइक्रोस्कोप से आप सारी इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे कम दूरी के बारे में आप जानकारी पता कर सकते हैं। 10⁻⁻14 मैक्सिमम वो रिजोल्यूशन लिमिट है, उसके नीचे आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा वो क्या होगा, 10⁻⁻14। इससे कम में आप चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी दैट इज 10⁻⁻14। एक नॉर्मल कैलकुलेशन का है, आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ सी कॉस स्क्वायर थीटा, एंगुलर वेव फंक्शन है, 1 डायमेंशनल एंगुलर वेव फंक्शन। लिमिट आपको दी है -π/2 से π/2, और आपको पूछा हुआ है कि किस वैल्यू के लिए ये वेव फंक्शन क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो। हमें पता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन 1 डायमेंशनल में एक्स की जगह पर थीटा रख देंगे, साई स्टार साई डी थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसकी कंडीशन है। तो जो वेव फंक्शन है सी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर का हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4। ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में लिमिट क्या हो जाती है, -π/2 से +π/2 वाली लिमिट 0 से π/2 पर 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लिख देंगे, फिर उस कॉस 4 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे इसका स्क्वायर करके, ये आपको मिलेगी cos 4 थीटा की वैल्यू। बस उसको और आपको पुट कर देना, नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। की वैल्यू 0 से π/2 में 0, की वैल्यू भी 0, बस आपकी वैल्यू हो जाएगी √8/3π। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फुल मैथमेटिकल क्वेश्चन। डिराक मैट्रिक्स जो पॉली डिराक ने जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक मैट्रिक्स का यूज करते हैं, अल्फा और बीटा क्या होती है, डिराक मैट्रिक्स के बीच का जो रिलेशन पूछा हुआ है। सबसे पहले एक बेसिक चीज हैमिल्टोनियन होता है, जो डिराक हैमिल्टोनियन तरीके से दिया था, पी अल्फा आई ई आई मोमेंटम, अल्फा इज द अल्फा मैट्रिसेस और ये है बीटा मैट्रिक्स तरीके से हैमिल्टोनियन गिवन रहता है। अल्फा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिग्मा एक्स, अल्फा वाई में सिग्मा वाई, अल्फा जेड में सिग्मा जेड, और बीटा मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट में एक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक में माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, जो अल्फा मैट्रिक्स होती है, अल्फा आई अल्फा जे
प्लस अल्फा जे अल्फा आई, ये हमेशा क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ पर जे और आई बराबर नहीं है। अल्फा आई और बीटा आई जो मैट्रिक्स सबका स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अल्फा आई बीटा प्लस बीटा अल्फा आई इक्वल्स टू 0। इस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा हुआ है, तो पूछा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशनशिप, ये सही है। यानी भी डिराग जो मैट्रिसेस जो डिराग मैट्रिक्स की हैं वो एंटी कम्यूटेटर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। फिर आपसे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो जे स्क्वायर और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं एंगुलर मोमेंटम के आपस में हम हमेशा क्या करते हैं कम्यूट करते हैं। तो जे स्क्वायर का देखो यहाँ पर जे वेक्टर, तो जे एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड तीनों ही होंगे, तो तीनों के साथ क्योंकि वो कम्यूट करता है तो ये 0, ये तो करेक्ट है। सिमिलरली अब देखो जे स्क्वायर तो इसको लिखते हैं जे प्लस लैडर ऑपरेटर जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, क्योंकि जे स्क्वायर जे एक्स के साथ भी कम्यूट करता है जे वाई के साथ भी, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर हाईलाइटेड है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए सी ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ जे जेड को का जो कम्यूटेशन रिलेशन हमें निकालना है जे माइनस के साथ। देखिए जे जेड जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, ये जो सर्कुलर रूल आप फॉलो कर सकते हैं। जे एक्स जे वाई का जो अगर कम्यूटेशन रिलेशन है तो आयोटा एच कट जे जेड जे एक्स का तो आयोटा एच कट जे वाई। सर ये जो क्लॉकवाइज में अगर फॉलो हो रहा है तो प्लस साइन, ई क्लॉकवाइज में माइनस साइन। देखिए जे जेड जे एक्स, देखिए क्लॉकवाइज है तो सीरियल, इसका वैल्यू होगा प्लस आयोटा कट के बाद आ रहा है जे वाई माइनस आयोटा। अब देखिए जे जेड के बाद जे वाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन माइनस आयोटा एच कट, फिर क्या आता है उसके बाद जे एक्स। इस तरीके से आपको की वैल्यू मिल जाएगी माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस कट जे एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए एच कट बाहर हो जाएगा जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई। इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस एच कट ए माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन मिसिंग है कि ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है और आपसे यही पूछा हुआ है दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स, आपको पता है एंट्रोपी क्या है स्टेट फंक्शन है, ये केवल इनिशियल और फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट पर डिपेंड करती है, तो ये क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेट। इन कैनोनिकल एंसेंबल कौन कौन से क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। सिंपल सबसे पहले एंसेंबल क्या है सेट ऑफ बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंसेंबल को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज सिस्टम। तीन टाइप के एंसेंबल होते हैं माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल ऐसे एंसेंबल है जिसमें सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी, सारे सिस्टम की जो एन पी और ई है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, समय के साथ चेंज नहीं होगा। कैनोनिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर और एनर्जी की जगह पे क्या आ जाता है टेम्परेचर, ये कांस्टेंट होता है। ग्रांड कैनोनिकल में माइक्रो कैनोनिकल, केमिकल पोटेंशियल और वॉल्यूम टेम्परेचर, ये तीनों ही जो क्वांटिटी है वो उस पूरे सिस्टम के क्या होती हैं फिक्स होती हैं। तो आपसे कैनोनिकल एंसेंबल में पूछा हुआ है, कैनोनिकल एंसेंबल में एक तो टेम्परेचर तो फिक्स होता ही होता है। यहाँ पर डेंसिटी के बारे में पूछा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, डेंसिटी क्या होती है एन अपॉन वी, एन भी फिक्स है वी भी फिक्स है तो एन बाई वी भी फिक्स होगा। कैनोनिकल एंसेंबल में टेम्परेचर एंड डेंसिटीज आर कॉन्स्टेंट, ये समय के साथ चेंज नहीं होती। स्पिन ऑफ बोसॉन इज इक्वल टू, दो टाइप के पार्टिकल होते हैं फर्मियन और बोसॉन। बोसॉन ऐसे होते हैं जिनके जो स्पिन है वो पॉजिटिव इंटीजर स्पिन होता है और हाफ इंटीजर स्पिन फर्मियन। फर्मियन का जो वेव फंक्शन है एंटी सिमेट्रिक, बोसॉन का सिमेट्रिक।
एग्जाम्पल क्या बोसॉन का, फोटोन, क्योंकि इसकी स्पिन होती है +1, और ये बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और जो फर्मियन होते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके एग्जाम्पल हैं। बोसॉन के बारे में पूछा हुआ पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा जो स्पिन की वैल्यू है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। एमएस की वैल्यू प्लस और नेगेटिव हो सकती है, स्पिन इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। हाफ पॉसिबल नहीं है, डिफ्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर इज द मोर करेक्ट आंसर। फिर आपसे मीन फ्री पाथ के बारे में पूछा हुआ है। मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल जो का जो रिलेशन है वो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर, और आपको रेडियस के फॉर्म में पूछा हुआ है, क्योंकि रेडियस क्या है ए, पता है सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, और जहाँ पर सिग्मा स्क्वायर है इस जगह पे आप क्या रख देंगे, 4a²। जो ऑप्शन ए, √2, फिर n है नंबर डेंसिटी, 4 पाई एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन फंक्शन और फ्री एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है KBT log z, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आंसर। फिर कॉपर मेटल में फर्मी एनर्जी के जो रिलेशन के बारे में पूछा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे हाईली डिजेनरेट होती है, केमिकल पोटेंशियल म्यू और EF दोनों बराबर होते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर शेप फॉलो करता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ब्राउनियन मोशन में, सबसे पहले मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट की दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो 1 डायमेंशनल में और एक 3 डायमेंशन। मान लीजिए 3 डायमेंशनल में r² है, तो उसका जो इसको जो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट वाली क्या होगी, x² + y² + z²। एक डायमेंशन में जो वैल्यू होती है दैट इज 2 टाइम्स d टाइम्स t, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट t की वैल्यू है, प्लस 2dt + 2dt। तरीके से 3 डायमेंशन में मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, 6dt। जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले इन्वर्जन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा यूजुअली जब हम किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन के साथ उसका टेम्परेचर, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में रियल गैस क्या होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जब भी कोई भी गैस एक्सपेंड करती है। लेकिन यदि अगर आप किसी भी गैस को इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे एक्सपेंड करेंगे तब वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है, और उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप एक्सपेंड करें तो हीटिंग इफेक्ट दिखने लगेगा, तो वही गैस एक्सपेंड होने में गर्म हो जाएगी। दो गैस हैं हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और रूम टेम्परेचर में जब भी आप वो एक्सपेंड करेंगे तो ये एक्सपेंड होने में ये कूल होने के बजाय ये गर्म हो जाती है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर जरूरी होता है, आपको पता हो। और भी इसके अलावा 2-3 टेम्परेचर होते हैं। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो बताता है कि गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर, तो ये बताता है कि बॉयल्स टेम्परेचर के आसपास जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर इन्वर्जन टेम्परेचर, 2a/RB। ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। 8/27 a/RB ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक होता है बॉयल्स टेम्परेचर, उसकी वैल्यू होती है a/RB। कई बार इन तीनों के बारे में रिलेशन भी पूछ लेता है कि ये कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे छोटा है, उसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर, उसके बाद सबसे बड़ा इन्वर्जन टेम्परेचर। जो बेसिक यूनिट है दैट इज a/R, ये सब उसी के मल्टीपल पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे अगर आप गैस को एक्सपेंड करें तो एक्सपेंशन में गैस कूल होती है, के ऊपर अगर आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंशन में गैस
हीटिंग इफेक्ट शो करने लगती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, उसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके नीचे ही आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वींस कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो तो सही डायमेंशन किसके बराबर है ये पूछा हुआ है। सबसे पहले क्वींस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होता है बी। अब देखिए डायमेंशनली आप देखिए लैम्डा एम के जो डायमेंशन होता है दैट इज मीटर, टेम्परेचर का केल्विन। जो ये डायमेंशनल जो डायमेंशन होना चाहिए इस कांस्टेंट का दैट इज मीटर केल्विन। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ही ऑप्शन में आपको चार कांस्टेंट दिए हुए एच सी जे के बी, अल्फा इज ए नंबर, के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। आपसे पूछा हुआ है जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन दिए हुए किस डायमेंशन के बराबर है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले एनर्जी का जो डायमेंशन होता है जूल सेकेंड, दूसरा जूल पर केल्विन क्योंकि एनर्जी इक्वल टू के बी टी, जूल पर केल्विन जूल केल्विन, नहीं जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जूल पर, ठीक है। एच का जो डायमेंशन है दैट इज जूल सेकेंड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है दैट इज जूल पर केल्विन, और स्पीड ऑफ लाइट का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हर जगह आप डायमेंशन को रखें, मैं ऑप्शन ए में रख रहा हूँ सबसे पहले। एच का क्या है जूल सेकेंड, तो सी का क्या है मीटर पर सेकेंड, कौन अल्फा इज ए नंबर, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या है जूल पर केल्विन। देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, जूल से जूल कट गया, तो करेक्ट डायमेंशन दैट इज मीटर केल्विन, केल्विन ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था जो विंस कांस्टेंट की यूनिट क्या है मीटर केल्विन, तो मतलब दोनों ही क्या हो रहे हैं कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो याद नहीं भी हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा एम क्या होता है स्पेक्ट्रम में ऐसा पॉइंट वेवलेंथ की वो वैल्यू पर एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है लैम्डा एम और ई के बीच में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। फर्मी एनर्जी आपको दी हुई है 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी जूल में मिल जाएगी। तो फर्मी वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है, ये फिजिकल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर, वी एफ इज फर्मी वेलोसिटी, बस यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई की जगह रखना है, ई एफ की जगह पर जो एनर्जी है दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको जो ई एफ की वैल्यू 10⁻6 ऑर्डर में आपको मिलेगी, 0.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हीलियम के बारे में पूछा हुआ है, आपको पता होगा जो हीलियम 2.17 जो केल्विन होता है, हीलियम का एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा टेम्परेचर। इसके नीचे हीलियम सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करती है, इसके ऊपर 2.717 केल्विन से ऊपर हीलियम का जो नॉर्मल लिक्विड स्टेट होता है, इसके नीचे 0 केल्विन से 2.17 केल्विन के बीच में हीलियम सुपर फ्लूइड बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं हीलियम 2। ऊपर जो नॉर्मल हीलियम इसको हीलियम 1। तो पूछा हुआ है कि अबाउट 2.17 केल्विन जो हीलियम है वो नॉर्मल फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम बोलते हैं हीलियम 1। अगर बिलो 2.17 पूछा होगा, अगर पूछा होता तो होता है हीलियम 2। इस स्टेट में हीलियम सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा हुआ है एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट के बीच में जो करेक्ट रिलेशन है एस इक्वल टू के बी लॉग ओमेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। लार्ज एक्यूपेंसी ऑफ जीरो एनर्जी एंड जीरो मोमेंटम ग्राउंड स्टेट, जीरो एनर्जी और जीरो मोमेंटम ग्राउंड स्टेट आपने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट में होता है, हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में। तो बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेशन होता है उसमें तो ग्राउंड स्टेट में बहुत लार्ज ऑक्यूपेशन आ जाता है पार्टिकल्स का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज द करेक्ट आंसर। फंक्शन दैट कंटेन ऑल थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन आर नोन एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। कौन से हैं, यू इंटरनल एनर्जी,
जी गिब्स फ्री एनर्जी, मोल्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, इनके बीच में रिलेशन ये हुए हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, रिमेंबर करिए। ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में मैंने बोला था, ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये फिक्स होते हैं, लेकिन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में क्योंकि जो दो सिस्टम है के बीच की जो वॉल है, हमेशा याद रखना, ये जो बीच की वॉल है वो कंडक्टिंग होती है पहले तो, का मतलब वो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए सब सारे सिस्टम का टेम्परेचर समान होता है। जो वॉल होती है वो परमिएबल भी होती है। परमिएबल मतलब ये वॉल अलाउ करती है पार्टिकल्स को एक दूसरे मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं हर सिस्टम वो वेरिएबल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। केमिकल पोटेंशियल इसी वजह से फिक्स रखना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं नॉन कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होते हैं, वेरिएबल, फिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल पॉइजन्स ब्रैकेट आर इनवेरिएंट अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें मालूम है पॉइजन ब्रैकेट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इस तरीके से दी जाती है, और दो वेरिएबल ए एंड बी के बीच का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो इस तरीके से दिया जाता है, और जो पॉइजन्स ब्रैकेट है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या होते हैं, इनवेरिएंट। मान लीजिए कोई दो वेरिएबल है, तो आपने पॉइजन ब्रैकेट कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड पी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने क्यू और पी को दूसरे वेरिएबल कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में कन्वर्ट किया, तो जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पॉइजन ब्रैकेट है की जो वैल्यू है वो इनवेरिएंट होती है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा प्रॉपरली देखें, तो डायमेंशनली कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक्चुअल जो फॉर्म होता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई माइनस ई आई डॉट, ई आई डॉट का डी बाई डी टी है फोर्स। जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें फोर्स और मोमेंटम को सब्सट्रैक्ट किया हुआ जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सनराइज रॉड रोटेट्स, एक रॉड है तो रोटेट कर रहा है प्लेन में, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, अगर एक्स वाई प्लेन में है मान लीजिए उसका जो ओमेगा है दैट इज इन, दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन, और एक बीड है मास एम और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन पता करना है। पता होता है जो कोरियोलिस फोर्स है दैट इज -2m ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा है ओमेगा के कैप, और जो वेलोसिटी और रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में है के कैप और आर कैप, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करें दैट विल बी इन थीटा कैप डायरेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक गॉसियन फंक्शन आपको दिया हुआ है टू द पावर -3 t², इस गॉसियन फंक्शन का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। बेसिक प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिए, आपको कोई गॉसियन फंक्शन है, इसी गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक गॉसियन फंक्शन होता है। मान लीजिए आपको एक बहुत जनरल गॉसियन फंक्शन दिया हुआ e टू द पावर a t², और एक कांस्टेंट है, और ये जो फंक्शन है टाइम डोमेन में, आपने जैसे ही इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो जो नया फंक्शन मिलेगा दैट विल बी इन ओमेगा डोमेन। चेंज कितना है, कांस्टेंट a था रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट b से, लेकिन जो फंक्शन का फॉर्म है वो गॉसियन फॉर्म ही रहता है। तो जो गॉसियन फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो गॉसियन फंक्शन ही होता है, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन चारों ऑप्शन में देखिए ये गॉसियन फंक्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इज द करेक्ट आंसर। केवल देख के ही बता सकते हैं,
गॉसियन फंक्शन आपको दिया हुआ है, हाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दो वेरिएबल दिए हुए क्यू कैपिटल पी और आपको बताना है कि और एन की किन वैल्यू के लिए जो क्यू और पी कैपिटल पी जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पता है पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होती है 1। कोई भी जो भी वेरिएबल है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आपने देखा था पॉइजन ब्रैकेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बस दोनों वेरिएबल को ट्राई कर देना इक्वल टू 1 रख के आपको फाइनली ये वैल्यू मिलेगी। देखिए ये तो इक्वल टू 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा है केवल इतना m इंटू एन क्यू टू द पावर 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 1 की वैल्यू 1 तभी पॉसिबल है क्यू की पावर 0 हो जाए। किस वैल्यू के लिए होगी, की वैल्यू हाफ क्यू की पावर 0 1। अब देखो n ऑलरेडी m की वैल्यू ऑलरेडी हाफ है, पूरे मल्टीप्लिकेशन को 1 होने के लिए एन m को भी 2 होना पड़ेगा, n को 2 होना पड़ेगा, की वैल्यू 2 आ जाएगी, वैल्यू हाफ। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। सबसे पहले एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मालूम होनी चाहिए। तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0। यदि आपको कोई लैग्रेंजियन दिया हुआ है तो बोलते हैं एक एनर्जी पार्ट, तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक एनर्जी जो है एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल तीनों पर डिपेंड कर रही है। जो पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही है, वाई पे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी एक्स और जेड कंपोनेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है इन काइनेटिक एनर्जी के कौन कौन से वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी एक्स पे डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है, जेड पे। इन पोटेंशियल एनर्जी केवल वाई पे डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी के वो वेरिएबल जो पोटेंशियल में शो नहीं हो रहे, सारे के सारे क्या होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर एक्स काइनेटिक एनर्जी में तो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है, एक्स हो गया अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जेड काइनेटिक एनर्जी में तो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं है। एक्स और जेड ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है। पॉइजन्स ब्रैकेट आपको निकालना है थीटा थीटा डॉट। अभी मैंने आपको बताया क्यू आई ये जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ई आई जनरलाइज मोमेंटम। तो जब एंगुलर कोऑर्डिनेट की बात होती है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है थीटा और जनरलाइज मोमेंटम जो होता है पी थीटा, उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का ही पॉइजन ब्रैकेट 1 होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर थीटा डॉट, पर कॉन्स्टेंट है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और थीटा डॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/ml। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सीधे पूछा हुआ है कि तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द इवेंट्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पता है कि दो फ्रेम एस और एस प्राइम फ्रेम है, दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। वहीं पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दो फ्रेम है एस और एस प्राइम, मूविंग क्लॉक लूजेज 1 मिनट ईच आवर। मान लीजिए दो क्लॉक है, एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है, क्योंकि जो एस प्राइम फ्रेम की जो क्लॉक है वो हर 1 घंटे में 1 मिनट लूज कर दे रही है। इसका मतलब जो घड़ी 8 मिनट का टाइम दिखा रही है, 8 मिनट का टाइम इंटरवल है अगर एस फ्रेम में, तो एस प्राइम फ्रेम में वो
नेट लूज करके कितना हो जा रहा है 59। मतलब एस प्राइम फ्रेम का जो टाइम इंटरवल है वो एस फ्रेम के टाइम इंटरवल से छोटा होगा। ये रिलेशन है डेल्टा टी प्राइम इजिकल टू डेल्टा टी अपॉन गामा। डेल्टा टी प्राइम है टाइम इंटरवल इन एस प्राइम फ्रेम और डेल्टा टी है टाइम इंटरवल इन एस फ्रेम। और गामा गामा से आप स्पीड की वैल्यू निकाल देंगे। एस प्राइम फ्रेम में टाइम इंटरवल 59 से मिनट होगा, अगर एस फ्रेम में 60 मिनट है। गामा की वैल्यू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर तरीके से आप सोल्व करेंगे। वी की वैल्यू आपको इजीली मालूम चल जाएगी 5.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेटिविटी का है। मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, हमें पता है मास, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास क्या होता है, गामा टाइम्स एम नॉट। एम नॉट है रेस्ट मास, ठीक है। तो गामा की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी 2/√3। 2/√3। अब आपको पता करना है लीनियर मोमेंटम की वैल्यू उसी मास के लिए। पता होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला गामा एम नॉट वी। गामा की वैल्यू हमें पता है, एम नॉट रेस्ट मास। अब हमें केवल वी की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हमें पता था मास इज इक्वल टू गामा एम नॉट। यहाँ से हम गामा का यूज करके वी की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन दोनों टाइप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 1/v स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरीके से आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी c/2। मतलब जो भी पार्टिकल है जिसका मूविंग मास ये है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, c/2 से। बस आपको p की वैल्यू पता करनी है। गामा की वैल्यू क्या है 2/√3। वी की वैल्यू क्या है c/2 और एम नॉट 2 से 2 कट जाएगा, तो एम नॉट c/√3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन, मैंने अभी बताया अगर कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जो का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी टर्म में तो है लेकिन पोटेंशियल वाले टर्म में नहीं है। पोटेंशियल का जो होता है, जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता है, पोजीशन के रिस्पेक्ट। तो जो भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उसके करस्पॉन्डिंग डेल एल अपॉन डेल क्यू, इस डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पर फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो डेल एल अपॉन डेल फाई 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक लैग्रेंजियन आपको दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल का मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, a वेक्टर पोटेंशियल है। आपको पता करना है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का लैग्रेंजियन कैसे होगा। हमें पता है बेसिक डेफिनेशन है T-v, T इज काइनेटिक एनर्जी और v Q5 - QA.v। ये पोटेंशियल की वैल्यू है किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। लैग्रेंजियन की वैल्यू जाएगी हाफ mv स्क्वायर माइनस Q5 माइनस QA.v माइनस माइनस प्लस हाफ mv स्क्वायर माइनस Q5 प्लस QA.v। ये बहुत बार एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर सेम क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेट में। देखिए अभी काइनेटिक एनर्जी आर पे, आर वेरिएबल पे आर डॉट थीटा डॉट भी है, लेकिन पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल आर पे। पोटेंशियल में थीटा से रिलेटेड टर्म नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन 4 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से एक रिलेट करते हैं। देखिए अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये है एस प्राइम एस फ्रेम और ये है एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट, और जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज बीटा।
थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू बीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा है आयोटा वी अपॉन सी। ये स्टैंडर्ड बहुत ही सिंपल, अगर आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और ज्योमेट्री ऑफ मिन्कोस्की स्पेस टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये उसमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी इफ रॉड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 50%। मान लीजिए एक रॉड है, ये एस प्राइम फ्रेम रॉड से अटैच है, वो मूव कर रहा है। तो एस फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर होगा, उसको इस रॉड की लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड छोटी दिखाई देगी। एस फ्रेम में अगर व्यक्ति को 50% से वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगी, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन 50% है, मतलब अगर एल नॉट रेस्ट लेंथ है तो एस फ्रेम में उसको कितनी दिखाई देगी, एल नॉट बाई 2। तो डेल्टा एल इजिकल टू एल नॉट अपन गामा, एल नॉट इज रेस्ट लेंथ अपन गामा, गामा क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल्टा एल इज एल नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला रखेंगे इजीली, आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं √3/2c। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए इस बार। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन मास, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ ग्राम में, और आपको मास निकालना है अगर वही इलेक्ट्रॉन 0.8 सी से मूव करे। तो बताए मास इज इक्वल टू गामा टाइम्स एम नॉट, गामा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम वैल्यू आपको पुट करनी है 15 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इन लेबोरेटरी द लाइफ टाइम ऑफ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड, पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पार्टिकल को क्या मान लेते हैं, एस प्राइम फ्रेम। और लेबोरेटरी में जब मेजर किया गया इस मूविंग पार्टिकल का लाइफ टाइम इज 2.5 टू 10⁻⁻7 सेकेंड। मतलब लेबोरेटरी में एस फ्रेम में अगर कोई उस पार्टिकल को देखेगा तो वो इतने टाइम बाद वो पार्टिकल डिके हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो उसका लाइफ टाइम है। अब जो एस प्राइम फ्रेम है वो पार्टिकल का है, ये पार्टिकल कर रहा है, लेबोरेटरी वाले को दिखेगा कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, 2.8 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पार्टिकल को क्या लगेगा कि पार्टिकल तो रेस्ट में है क्योंकि वो उसी का फ्रेम है। लेबोरेटरी में पार्टिकल इतने टाइम में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड के बाद डिके हो जाता है। वो पता करना है उसी पार्टिकल का लाइफ टाइम है, उसी के एनर्जी जो प्रॉपर लाइफ टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस पार्टिकल का प्रॉपर लाइफ टाइम कितना होगा। मतलब आपको पता करना है कि वही पार्टिकल एस प्राइम फ्रेम में कितने देर तक डिके नहीं होगा, मतलब उसका डिके टाइम कितना है। डेल्टा टी प्राइम आपको निकालना है, डेल्टा टी आपको पता है डिवाइडेड बाय गामा। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁷, गामा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट बढ़ जाएगी ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, विल गेट ऑप्शन ए। प्रॉपर लाइफ टाइम से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द नॉर्म ऑफ फोर वेक्टर। फोर वेक्टर इस तरीके से दिया जाता है, टाइम कंपोनेंट होता है और एक पोजीशन कंपोनेंट। फोर कंपोनेंट का जो नॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, इस तरीके से एक तरीके का डॉट प्रोडक्ट है, बस यहाँ पर टाइम कंपोनेंट में नेगेटिव साइन आ जाता है। तीन केस होते हैं जब ये नॉर्म 0 से बड़ा हो। हम किस केस में होगा, जब ये पोजीशन वाला टाइम वाले टर्म से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं स्पेस लाइक। का मतलब स्पेस लाइक में जो नॉर्म है 0 से बड़ा है, अगर नॉर्म 0 से कम है तो टाइम वाला पार्ट पोजीशन से बड़ा तो उसको बोलते हैं टाइम लाइक, और अगर दोनों इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं टाइम लाइक, लाइट लाइक सॉरी। नॉर्म अगर 0 से बड़ा है तो स्पेस लाइक, 0 से छोटा है तो टाइम लाइक, 0 को इक्वल है तो लाइट लाइक। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वी विल डिस्कस इन वीडियो। थैंक यू वेरी मच।